हेलो साथियों, आज हम आपको अगली सीरीज में क्लास 5 पढ़ाएंगे। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में सारे पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण और पर्वतों का निर्माण, भूकंप कैसे आते हैं, इससे सारा सिद्ध हो जाता है। ये आज की थ्योरी में न्यू सिद्धांत है। आज की थ्योरी का न्यू सिद्धांत है। जितने भी हमने आज का सिद्धांत पढ़ाए हैं उनका सबसे अपडेट सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बहुत क्वेश्चन आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 के दशक में आया था। कब आया था? एक तो सवाल यही आता, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कब आया था? तो 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया था। प्लेट शब्द, प्लेट जो शब्द है ये कई बार सवाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्लेट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था? टूजो विल्सन। किसने दिया था? टूजो विल्सन। प्लेट शब्द सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने दिया था। ये बहुत बार सवाल आया है पीजीटी ज्योग्राफी में भी और पीसीएस वगैरह में भी, कि प्लेट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो आपको याद करना है टूजो विल्सन। अब देखो 1965 में जब ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत का श्रेय किसको जाता? मार्गन को। ये दो सवाल है, एक तो प्लेट शब्द किसने दिया तो उसे लिखेंगे टूजो विल्सन, और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, सिद्धांत जहां लग जाएगा, कंफ्यूज मत होना। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसका? मार्गन का। अगर आए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसका है तो आपको लगाना मार्गन, और आए सर्वप्रथम प्लेट शब्द किसने दिया तो लगाना टूजो विल्सन। ठीक है, इस सवाल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखना। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसका? मार्गन का है। प्लेट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? टूजो विल्सन ने। आगे देखो, यह सिद्धांत किसी एक का नहीं है। जैसे मान लो ये जो शोध हुआ था तो किसी एक भूगोलवेत्ता का नाम नहीं है, ये कई भूगोलवेत्ताओं के मिलकर बना है। इसमें जैसे हैरी हेस थे, किसी एक भूगोलवेत्ता का यह सिद्धांत नहीं है। हैरी हेस मैंने पीछे पढ़ाया था, हैरी हेस का सागर नितल प्रसारण, उस हैरी हेस का भी इसमें योगदान है। पार्कर का भी इसमें योगदान है। मैकेंजी, वेलेंटाइन एवं मूर्स, ये प्रमुख भूगोलवेत्ताओं ने इस पर काम किया और प्लेट विवर्तन सिद्धांत दिया। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसी एक भूगोलवेत्ता का नहीं है, ये कई भूगोलवेत्ताओं का मिलकर दिया गया सिद्धांत है। बात यहां तक क्लियर है? किसी एक भूगोलवेत्ता का यह सिद्धांत नहीं है, बल्कि कई भूगोलवेत्ताओं के मिलकर बनाया गया यह सिद्धांत है। जैसे आपने हैरी हेस, पार्कर, मैकेंजी, वेलेंटाइन, मूर्स, ये सवाल आ जाता है कि क्या यह सिद्धांत किसी एक भूगोलवेत्ता का है, या इसमें छाटने को दे देगा कि यह प्लेट विवर्तन सिद्धांत इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता नहीं है, चार के नाम दे देगा और एक नहीं देगा नहीं। तो आपको लगाना है, याद करना, हैरी हेस, पार्कर, मैकेंजी, वेलेंटाइन और मूर्स के ये प्रमुख सिद्धांत दिया था इन्होंने। प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने, प्लेट विवर्तन सिद्धांत दिया था मार्गन ने, और सभी मिलकर इनका योगदान है सभी का। इस सिद्धांत को पहले क्या कहा जाता था? इस सिद्धांत को पहले प्लेट विवर्तन सिद्धांत नहीं कहा जाता था, इस सिद्धांत को पहले न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक कहा जाता था। तो पहले जब ये शुरू हुए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये कई बार सवाल आया है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत को पहले क्या कहा जाता था? ग्लोबल टेक्टोनिक कहा जाता था इसे, इससे पहले। इसके बाद 1968 में जब आयलर सिद्धांत आया, आयलर सिद्धांत क्या था? इसके आधार पर प्लेटों की गति, प्लेट गति करती हैं। पहले ये नहीं पता था कि प्लेट गति भी करती है, प्लेट नाम की कोई चीज है। 1968 में आयलर नामक सिद्धांत आया, उससे प्लेटों की क्या गति हुई? प्लेटों की गति प्रमाणित हो गई। आयलर सिद्धांत से प्लेटों की गति प्रमाणित हो गई, प्लेट शब्द का प्रयोग होने लगा। उससे पहले जो है प्लेट शब्द का प्रयोग नहीं होता, जब इसकी गति प्रमाणित हुई तो इसे प्लेट शब्द का प्रयोग होने लगा 1968 से।
प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं? प्लेटें जो पाई जाती हैं दुर्बल मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्लेटें? दुर्बल मंडल में। कहाँ पाई जाती है? ये भी सवाल आया, प्लेट कहाँ पाई जाती है? तो दुर्बल मंडल में प्लेटें, दुर्बल मंडल के ऊपर अस्थिर अवस्था में प्लेटें पाई जाती है। कैसी स्थिति में? अस्थिर, माना स्थिर नहीं है, ये चलती फिरती रहती है जब तो ये इस प्लेटों का दुर्बल मंडल में अस्थिर अवस्था में उसके ऊपर पाई जाती है। दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल से ही प्लेटों में ऊर्जा, दुर्बल मंडल से ही ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो जो ऊर्जा तरंगे हैं जिनसे प्लेटों को गति मिली वो कहाँ होती है उत्पन्न? दुर्बल मंडल में। तो ये भी सवाल आया है कि ऊर्जा तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है, तो लिखेंगे दुर्बल मंडल। ऊर्जा तरंगों से ही प्लेटों को गति मिलती है। आगे देखो, जो प्लेट गतिशील का कारण है, तो क्या है? ऊर्जा तरंगे जो है प्लेट गतिशीलता का कारण है, ये मैंने तो बता ही दिया। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? प्लेटें दो प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। प्लेट कितने प्रकार की हैं? प्लेट दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। मार्गन ने 6 मुख्य प्लेटें बताई। मार्गन ने शुरू में कितनी प्लेटें बताई थी? 6 मुख्य प्लेटें हैं। किसने बताई भैया? ये मार्गन ने। याद कर लेना, मार्गन ने बताई 6 मुख्य प्लेटें और 14 गौण प्लेटें मार्गन ने बताई। लेकिन नासा के अनुसार 7 मुख्य प्लेटें हैं। इसके अनुसार सवाल कई बार यह है, नासा के अनुसार कितनी मुख्य प्लेटें हैं? नासा के अनुसार 7 मुख्य प्लेटें हैं और 6 गौण प्लेट है। 6 गौण प्लेट है। ये तो नासा की बात होगी, जिससे आज तक भी जो है नासा के द्वारा बताई गई प्लेटों का ही वर्णन हमें मिलता है। 1984 के बाद 100 से अधिक प्लेटें होने स्वीकार की गई हैं। 1980 के बाद जब देखा कि प्लेटें हमें मिलती जा रही हैं, तो ये कितनी हो गई? 100 से भी अधिक प्लेटें स्वीकार की गई हैं 1984 के बाद। लेकिन नासा ने 7 मुख्य प्लेटें और 6 गौण प्लेटें का ही आज तक प्रमाणित किया है। 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? हम देखेंगे जो नासा के अनुसार जो है 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। नंबर 2 उत्तरी अमेरिकन प्लेट। नंबर 3 दक्षिण अमेरिकन प्लेट। नंबर 4 अफ्रीकन प्लेट और नंबर 5 इंडियन प्लेट और नंबर 6 प्रशांत प्लेट। ये पूरी एक प्रशांत प्लेट है, हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, उसके अंदर एक पूरी प्लेट है। और साथ में है अंटार्कटिका प्लेट। ये किसने बताई है? 7 मुख्य प्लेटें बताई है नासा ने। 7 मुख्य प्लेटें किसने बताई है? नासा ने। ये याद करना है, 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ये मुझे याद होनी चाहिए। 6 गौण प्लेट है नासा के अनुसार। कितनी है? 6 गौण प्लेट है। ये तो मुख्य हो गए, 6 गौण भी और पाई गई। नंबर 1 फिलीपाइंस प्लेट। नंबर 1 फिलीपाइंस प्लेट। नंबर 2 अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट। नंबर 3 स्कोशिया प्लेट। नंबर 4 कैंटिविनियन प्लेट। कैंटिविनियन प्लेट और नंबर 5 नजका प्लेट। नजका प्लेट और नंबर 6 काकोस प्लेट। इसे काकोस प्लेट को पनामा प्लेट भी कहते हैं। जो पनामा नहर है जो उस वाली साइड का है, वो भी एक प्लेट है, इसे काकोस प्लेट भी कहते हैं। कई बार सवाल आया है कि नासा द्वारा बताई गई प्लेटें कितने प्रकार की हैं? मुख्य प्लेटें 7 हैं और गौण प्लेटें 6 हैं। उनके नाम याद करने हैं। 6 मुख्य प्लेटों, इसमें से सवाल कई बार बना है। अब आ गया ये तो हो गई प्लेटों की बात। प्लेटों में गति कितने प्रकार की है? प्लेटों में 3 प्रकार की गति पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। हमें पता होना चाहिए प्लेटों में कितने प्रकार की गति पाई जाती है। नंबर 1 अपसारी गति। अपसारी मतलब फैलाव, ऐसे करके, जैसे दो चीज को कहीं
आपको बना कर दिखाता हूँ मैं। जैसे ये जो है प्लेट बीच में फैल गई, फिर इधर को विपरीत बल लगता है तो प्लेटें ऐसे करके, और बीच में जो यहाँ से मैग्मा निकलता है, मैग्मा, उससे क्या होता है, कटक का निर्माण होता है। तो अब सारी प्लेट जो है एक मध्यवर्ती कटक के क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे कटक का निर्माण होता है। अब सारी प्लेट से क्या होता है, कटक का। कटक कहाँ पाए जाते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में जो कटक पाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, अपसारी प्लेट की गति के कारण। दूसरे, इसे रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। अपसारी प्लेट को क्या कहते हैं, रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब इससे जो है आकृति का निर्माण होता है, जैसे कटक का निर्माण, तो इसे रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। अब आएगी दूसरी प्लेट। हमने आपको बताया था प्लेटों के कितने प्रकार की होती हैं। तो नंबर 2, अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट में क्या होता है, ये जो है एक विनाशकारी प्लेट है। अभिसारी प्लेट कैसी है, एक विनाशकारी प्लेट। अपसारी प्लेट कैसी थी, निर्माणकारी प्लेट। ये कई बार सवाल आया है, विनाशकारी प्लेट किसे कहते हैं। तो अगर विनाशकारी प्लेट आएगा तो अभिसारी प्लेट आपको आंसर में लिखना है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। अभिसारी प्लेट में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक घनत्व की प्लेट, जिसका घनत्व अधिक होता है, वह प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है। ये सवाल आया है, कौन सी प्लेट नीचे क्षेपित होती है, अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे क्षेपित होती है अपसारी प्लेट में, जबकि कम घनत्व की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। कम घनत्व की प्लेट कहाँ चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़कर दबाव से मुड़ जाती है और मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति किससे होती है, कम घनत्व की प्लेट से। अधिक घनत्व की प्लेट तो क्षेपित हो जाएगी नीचे, और कम घनत्व की प्लेट ऊपर चढ़कर दबाव शक्ति के कारण मुड़ जाती है। दबाव शक्ति के कारण मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इससे अपसारी प्लेट से क्या हुआ, मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या हुई। मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या किससे हुई, अपसारी प्लेट से। अब देखो, अब देखना है कि हमारा जो है हिमालय पर्वत कैसे बना। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, कौन सी प्लेट, ये कई बार सवाल आया है एग्जाम में कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ से तो हो गया मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति, और अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में पूछिए। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो किसका निर्माण हुआ, सवाल आएगा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, किसके, कौन सी प्लेटों से। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। याद रखना आपको, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से किसकी उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर भारतीय प्लेट नीचे क्षेपित हुई। भारतीय प्लेट कहाँ हुई थी, नीचे क्षेपित, क्योंकि ये अधिक घनत्व की है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अधिक घनत्व की प्लेट नीचे क्षेपित हो जाएगी। तो भारतीय प्लेट नीचे क्षेपित हो गई, और अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, अब देखो, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या बना, अपलेशियन पर्वत। क्या बना, अपलेशियन पर्वत। कोई पूछे एग्जाम में, जब पूछेगा अपलेशियन पर्वत का निर्माण कौन सी प्लेटें से हुआ, तो हमें आंसर में देखना अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आल्पस पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ दो बातें क्लियर हो जाती हैं, एक तो मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति कौन सी प्लेट से होती है, अभिसारी प्लेट से, और दूसरी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, तीसरी आल्पस पर्वत की उत्पत्ति कौन सी प्लेटों के टकराने से होती है। यहाँ 3-4 सवाल बन रहे हैं, कहीं से भी सवाल पुटअप हो सकता है। तो आपको जब कभी कोई सवाल आए आल्पस पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लिखना अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आल्पस पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, रॉकी और एंडीज के बारे में पढ़ेंगे। रॉकी और एंडीज के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, कौन सी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट।
कौन सी? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट क्रमशः कौन सी प्लेट से टकराती है? प्रशांत महासागर की प्लेट से टकराने से। ये सवाल दसों बार आया है। रॉकी और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति कौन से प्लेटों से हुई? तो हम लिखेंगे उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट के क्रमशः प्रशांत महासागर प्लेट के टकराने से रॉकी और एंडीज की उत्पत्ति हुई। रॉकी और एंडीज की उत्पत्ति, ये रॉकी है उत्तरी अमेरिका का, एंडीज दक्षिण अमेरिका का। तो हमें रॉकी और एंडीज के पर्वतों की उत्पत्ति किससे हुई? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट को प्रशांत महासागर प्लेट के टकराने से रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति। पर्वतों के निर्माण जितने भी मोरदार पर्वत हैं सभी प्लेट विवर्तन सिद्धांत से उनकी व्याख्या हो जाती है। इसीलिए यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत एक नई थ्योरी है जिससे सभी पर्वत निर्माण, मोरदार पर्वत की उत्पत्ति और ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन सिद्धांत से हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के टकराने से रॉकी और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति। आगे चलते हैं। इसमें जिस प्लेट का नीचे क्षेपण होता है उस प्लेट को क्षेपित भाग दुर्बल मंडल में जाकर पिघल जाता है। मैंने बताया था अधिक घनत्व की प्लेट नीचे चली जाती है और उसका क्षेपण हो जाता है और वो दुर्बल मंडल में जाकर पिघल जाएगी। दबाव के कारण और प्रेशर के कारण वह दुर्बल मंडल में जाकर पिघल जाती है। पिघलने के बाद क्या होगा? लावा निकलेगा जिससे प्लेट का विनाश हो जाता है और इस विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। जिस प्लेट का नीचे क्षेपण होता है, जो अधिक घनत्व की प्लेट है वो नीचे क्षेपित हो जाती है, वह प्लेट दुर्बल मंडल में जाकर पिघल जाती है और जिस प्लेट का विनाश होता है उसे विनाशकारी प्लेट कहते हैं। ये सवाल भी कई बार आया है, विनाशकारी प्लेट इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। जब क्षेपित प्लेट के घर्षण से, जब जो क्षेपित हुई नीचे पहुंची और वो विनाशकारी प्लेट जो क्षेपित हुई अधिक घनत्व की प्लेट, वो नीचे जाके घर्षण से उसके घर्षण हुआ, दो प्लेटों में जब घर्षण हुआ होगा और अधिक घनत्व की चट्टान प्लेट नीचे पिघल जाएगी तो वह क्षेत्र कहलाएगा बेनी ऑफ जोन। ये सवाल कई बार एग्जामों में रखा हुआ मिलता है। बेनी ऑफ जोन क्षेत्र किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप किस जगह आते हैं? बेनी ऑफ जोन में। बेनी ऑफ जोन कहाँ होता है? जब क्षेपित प्लेट नीचे घर्षण द्वारा पिघल जाती है वह क्षेत्र बेनी ऑफ जोन क्षेत्र कहलाता है और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो सवाल कैसे बनता? भूकंप कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा? तो उसमें कई ऑप्शन में आएगा बेनी ऑफ जोन, तो इसे याद रखना है। भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? बेनी ऑफ जोन के क्षेत्र में। जहां पर ऊर्जा तरंगें भूपटल को तोड़ देती है वहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। बेनी ऑफ जोन के क्षेत्र में जब भूकंप आएंगे और दुर्बल मंडल में जब ऊर्जा ऊपर को निकलेगी, जहां भूपटल कमजोर होता है तो वहां पर क्या होता? तोड़ देगी और लावा निकलेगा तो वहां पर ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति होगी। जैसे रॉकी और एंडीज के क्षेत्रों में हम देखते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत सबसे ज्यादा रॉकी और एंडीज और प्रशांत महासागर प्लेट के किनारे ही ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत से सारी व्याख्या हो जाती है मोरदार पर्वतों की, हिमालय पर्वत की, आल्प्स पर्वत की, रॉकी और एंडीज पर्वत कैसे बने, भूकंप कहाँ सबसे ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ बनते हैं। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत एक मुख्य सिद्धांत है जिससे सारी व्याख्या भूकंप, ज्वालामुखी और बलित पर्वत, मोरदार पर्वत की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन सिद्धांत से हो जाती है। समझ में आई क्या? ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं और भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? तो भूकंप भी वहीं आते हैं जहां पर हमारा पटल कमजोर होता है। जब दो महासागरीय प्लेट टकराती हैं, अब यहाँ ये टॉपिक खत्म, अब आ जाएगा महासागरीय प्लेट। अब तक तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का वर्णन हुआ है। यहाँ तक किसका हुआ? महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का वर्णन इतना हो गया है। अब महासागरीय प्लेट, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं
जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो द्वीपीय चाप, यो सवाल बहुत बार आया, द्वीपीय चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो दो द्वीपीय चाप का निर्माण कहाँ होता है? जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो द्वीपीय चाप का निर्माण होता है, या तोरण का निर्माण। इसे तोरण का निर्माण भी कहते हैं, द्वीपीय चाप का, जहां द्वीप बनते, जैसे जापान द्वीप। जापान द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, ये सवाल कई बार आया है। कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ जापान द्वीप का? या तोरण का निर्माण या द्वीपीय चाप कहाँ होता है? ये होता है जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं। महासागरीय यानी महाद्वीप और महासागरीय प्लेट नहीं, जब आपस में दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो द्वीपीय चाप या तोरण का निर्माण होता है। और जापान द्वीप का निर्माण भी दो महासागरीय प्लेट को टकराने से हुआ। तो कई बार सवाल पूछा गया है जापान या द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लिखेंगे उसमें सवाल में आएगा महासागरीय प्लेटों के टकराने से जापान द्वीप का निर्माण हुआ, और फिलीपाइन का निर्माण भी महासागरीय प्लेटों के टकराने से ही हुआ है। ठीक है, अब अगला है नंबर 3, संरक्षी प्लेट। मैंने 3 प्रकार की प्लेटों की गति बताई आपको, एक अपसारी, एक अभिसारी और एक नंबर 3 संरक्षी प्लेट। लास्ट है, जब दो प्लेटें समांतर विपरीत रगड़ खाते हुए गुजरती हैं। जब दो प्लेटें समांतर, एक दूसरे के समांतर ऐसे करके, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रगड़ खाते हुए गुजरती हैं तो संरक्षी प्लेट कहते हैं। इसमें ना तो किसी चीज का निर्माण होता जैसे, और ना ही किसी चीज का विनाश होता है। इन्हें क्या कहते हैं? संरक्षित प्लेट। जिस प्लेट के दो प्लेटों के टकराने से ना तो किसी निर्माण हो और ना किसी चीज का विनाश हो, उसे कहते हैं संरक्षित प्लेट। इसमें पर क्या होता है, जहां पर ये दो रगड़ खाती हुई प्लेटें संरक्षित प्लेट निकलती हैं, वहां सब भूकंप का क्षेत्र होता है, वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप सबसे ज्यादा तो बेनी उपजन के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन नंबर 2 जहां संरक्षित प्लेट आपस में रगड़ खाते हुए मिलती हैं वहां भी भूकंप आते हैं। रूपांतरण भ्रंश की उत्पत्ति होती है और संरक्षित, ये कई बार सवाल ये भी पूछा गया, रूपांतरण भ्रंश की उत्पत्ति कौन सी प्लेट के टकराने से होती है? तो हम कहेंगे रूपांतर, आंसर में लिखेंगे संरक्षित प्लेट के टकराने से, आपस में रगड़ खाने से रूपांतरण भ्रंश की उत्पत्ति होती है। इसमें रूपांतरण भ्रंश की उत्पत्ति से कहा हुई, सान एंड्रियाज भ्रंश, इससे किसका निर्माण हुआ? सान एंड्रियाज भ्रंश का। यो कहाँ है सान एंड्रियाज भ्रंश? कैलिफोर्निया के पास। कहाँ है सर? कैलिफोर्निया के पास। ये सवाल भी आया है, कैलिफोर्निया के पास कौन सी भ्रंश है? तो इसका लिखेंगे सान एंड्रियाज भ्रंश। ये दो संरक्षित प्लेटों के टकराने से सान एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण होता है, ये कैलिफोर्निया के पास है। और संरक्षित प्लेट जो स्थिति है, इसकी स्थिति कहाँ मिलती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो संरक्षित प्लेट का क्षेत्र कहलाता है, या प्रशांत महासागर का संलग्न क्षेत्र। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत महासागर का संलग्न क्षेत्र है वो संरक्षित प्लेट का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने प्लेट विवर्तन सिद्धांत आपको बहुत अच्छे सवाल, जितने सवाल इससे बन सकते थे ज्यादा से ज्यादा हमने समझाने की इसमें कोशिश की है, और सारे सवाल इसी से बनेंगे। थैंक यू।